हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बोध कोचिंग क्लासेस के चैनल पे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। लेक्चर में हम अभी तक पिछले दो लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन देखा और उसके बाद हमने पढ़ा चार्जेस के बारे में। अब तीसरा और महत्वपूर्ण आपका लेक्चर है जो वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसा कि हमारे सामने एनसीईआरटी है और हमने आपसे पहले कहा था कि हम एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ बेसिक पढ़ाने के बाद जेई नीट लेवल तक का और बोर्ड लेवल तक की पढ़ाई आपकी इससे हो जाएगी। तो ठीक है, हम अगला लेक्चर पढ़ते हैं अपना। हमारा लेक्चर है इस बेस पे, किस बेस पे है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। जी, तो आप सब ऐसा करें कि हेडिंग डालें और नोट्स बनाएं, और जो जो मैं समझाते जा रहा हूं उसको अपने हाथों से अगर आप लिखेंगे तो वो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा समझ में आएगा और रिवीजन करने में आसानी। ठीक है, तो अगला टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हम कॉलम बनाएंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपने ये शब्द पहले सुना होगा। कंडक्टर जो है, कंडक्टर शब्द का मतलब समझ रहे हैं? कंडक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को फ्लो करना या पास करना, कंडक्ट करना इसको बोलते हैं। कंडक्टर का मतलब हो जाएगा कि वो किसी चीज को पास करने के लिए। तो अब ये जो चैप्टर है ये तो हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऐसी चीज क्या कंडक्ट करेगा? ये चार्ज कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही चार्ज का है। तो हम ये क्या करते हैं कि इसको नोट्स बनाते हैं, और इसमें पहला आप लिखेंगे सबस्टांस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पासेस। पहला पॉइंट लिखेंगे सबस्टेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पासेस। इलेक्ट्रिसिटी टू पासेस। अब देखिए होता क्या है इसमें कि कंडक्टर केवल वही नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी, एक थर्मल कंडक्टर भी होता है। आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने कि एक थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, थर्मल कंडक्टर्स भी होते हैं। ऐसे मटेरियल जो हीट को ट्रांसफर करें उन्हें क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टर। तो सबस्टांस, अब चूंकि हम ये इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में क्या है? सबस्टांस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पासेस। ठीक है, और उसके बाद अब इसमें क्या है? अब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते कैसे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इनके पास क्या होता है? हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी ये पास करते कैसे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए होता क्या है कि हम पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप जाएं प्लेलिस्ट में, दूसरा लेक्चर खोलें। इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने ये पढ़ाया है कि ये कंडक्टर्स जो होते हैं इनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आप हम लोग को ही ले सकते हैं, एनिमल्स ले लीजिए। एनिमल्स एनिमल्स हो जाएगा, मेटल्स। ठीक है, एनिमल्स हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे। अर्थ भी एक अच्छी कंडक्टर है। अर्थिंग आप देखे होंगे, जब आपके घर में कोई बड़ा अप्लायंस लगता है या बड़े बड़े टावर में क्या होता है, घर में भी अर्थिंग होती है। अर्थिंग क्या होती है? अर्थ को कहा जाता है एक चार्ज का रिजर्वायर है। उसमें कितना भी चार्ज देंगे आप, वो उसमें चला जाता है, फ्लो कर जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थ को भी हम क्या बोल सकते हैं? अर्थ को भी हम क्या बोलते हैं? इटीसी। ये क्या है? कंडक्टर्स के एग्जांपल हैं। अब जब आप देख सके कि भाई ये कंडक्टर्स हैं, तो आप कंडक्टर्स के साथ सबस्टांस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास हो जाएगा, कंडक्टर्स। अब ये क्या करते हैं? इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर, सॉरी, ब्लैक कलर से, सबस्टांस which offer substance which offer high resistance, which offer high resistance। अब ये रेजिस्टेंस कई लोगों के लिए नया वर्ड होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना,
इसका इसका हिंदी में अगर देखेंगे आप तो उसका मतलब होता है प्रतिरोध, मीनिंग होता है। होता क्या है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये सारे चलते ही जाते हैं। इनको रोकने के लिए भी मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि जनरली हम इसी इसके आगे वाले इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको रोकने के लिए कुछ फोर्सेस होती हैं, कोई कुछ मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ये फ्लो करने से रोकती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रोकती है, तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। वो क्या है कि वो हर मटेरियल का, चाहे वो आप कंडक्टर लो चाहे इंसुलेटर लो, सब में होता है। वो कंडक्टर्स में भी रेजिस्टेंस होते हैं। ये हाई वर्ड जो है, मेन चीज है, ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। हाई रेजिस्टेंस मतलब इतना कि कंडक्टर्स में क्या था कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो काफी तेजी से करते हैं, तो इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता नहीं, बट इनमें हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि इतना हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा होती है इंसुलेटर में कि वो करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं होने देता। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब इसमें दूसरा पार्ट है, इसमें फ्री चार्जेस होते हैं। दूसरा में क्या हो जाएगा, हैव नो फ्री चार्जेस, हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, ठीक। अब उसके बाद आप इसमें एग्जांपल आपने 3 लिखा है, इसमें भी एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, कुछ भी आपको पता ही है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक परक्लेन करके होता है, कोई मटेरियल है ये। अब चूंकि मैं एनसीईआरटी पूरी कवर कर रहा हूँ, तो मैं एग्जांपल यहाँ पे दे दे रहा हूँ ताकि आपके सामने कभी आए तो वो याद हो जाए। परक्लेन हो जाएगा। दूसरा है आपका प्लास्टिक लिख सकते हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक। और तीसरा हो सकता है वुड, लिख लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके लिए। तो ऐसा करेंगे, आप इसको लिखें और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। जी, तो आप लिख लिया होगा आपने। ये हुई कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। अब हम क्या करते हैं कि इसी से एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉइंट बोर्ड में, नीट में, जेई में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो वो जब तक हमें याद नहीं होगा तो वो चीज़ क्या है, हमें हमारे माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगी। तो एक बार क्या करते हैं, हम नोट्स में अपने लिख लेते हैं उसको। आप ऐसा करिए, यहाँ पे नोट डालिए, नोट। नोट में पॉइंट नंबर 1, नोट में पॉइंट नंबर 1 क्या लिखते हैं कि अब जब हम किसी भी चार्ज को कंडक्टर पे डालते हैं, कह सकते हैं, जैसे कोई आप स्फीयर ले लीजिए, मेटल बॉल ले लीजिए। मेटल बॉल का क्या है कि जब आप एरिया देखेंगे, उसका सरफेस देखेंगे, तो वैसे तो आप जानते होंगे जो स्फीयर होता है उसका एरिया होता है 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो वो आपने चार्ज मान लीजिए क्यू चार्ज डाला। अब ये क्यू चार्ज तो आपने क्या, स्फीयर पे, ये स्फीयर है, यहाँ पे आपने एक क्यू चार्ज दिया। अब ये क्यू चार्ज जो होता है ना, ये यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर ये यूनिफॉर्म स्फीयर है तो। नॉन यूनिफॉर्म होगा, कहीं जर्क होगा, ये मुड़ा होगा, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं उसके बारे में। बस आप इतना समझ लीजिए कि कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के ऊपर जब आप कोई भी चार्ज देते हैं तो वो चार्ज क्या करता है, यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट होने से अब ये क्या हुआ, तो इसको हमने एक नोट में पॉइंट करके लिख लेते हैं कि व्हेन वी व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर टू कंडक्टर, व्हेन चार्ज इज transferred to conductor, it get distributed, या रीडली भी लिख सकते हैं, it get distributed, it get distributed over entire surface of conductor। सो ये समझ में नहीं आ रहा हो आपको, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर entire surface। ये समझ में आ गया आपने। व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर टू कंडक्टर, इट गेट
डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटायर सरफेस। अब यूनिफॉर्मली, अगर वो यूनिफॉर्म सरफेस है तो यूनिफॉर्मली क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, और नॉन यूनिफॉर्म अगर है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं कि कई बार क्या होता है ना कि जब हम, आपने ध्यान दिया होगा कि जब अभी मैंने कंडक्टर पढ़ाया, जब उसमें क्या लिखा था कि कंडक्टर में एक एग्जाम्पल था एनिमल, यानी हमारी बॉडी भी कंडक्टर के जैसा बिहेव करती है। तो जब भी आप पेचकस वगैरह देखे होंगे, पेचकस में क्या होता है, मेटल जो है उसके पीछे प्लास्टिक लगा होता है ना। मेटल प्लास्टिक, मेटल लगाने के बाद प्लास्टिक, और या तो फिर एक देखे होंगे चाकू वगैरह भी है, उससे भी एक करंट तो पास होता ही है उसके मेटल वाले पार्ट से, लेकिन पीछे जो वुडन हैंडल लगा होता है या जो प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है वो इंसुलेटर है। तो वो क्या करता है कि चार्ज फ्लो करने से बचाता है, हम पकड़ते उसी को हैं। अब हमारा जो हाथ है, हमारा हैंड भी जो है वो क्या है, एक इंसुलेटर, सॉरी कंडक्टर ही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एनिमल्स भी गुड कंडक्टर होते हैं। तो हमारा हैंड क्या होगा, हमने उसको टच किया तो वो मेटल्स को, अगर डायरेक्ट मैंने मेटल को टच किया तो वो करंट फ्लो हो जाएगा, जिससे आपको करंट लगता है। लेकिन क्या है कि वो हैंडल जो है या प्लास्टिक का जो वुडन का है वो इंसुलेटर की तरह यूज करता है, तो हम उसको कहते हैं लीकेज। जब हम उसको पढ़ते हैं कि मतलब मेटल के सरफेस से या किसी पॉइंट से चार्ज अगर फ्लो हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, लीकेज कह देते हैं। तो ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि लीकेज बोलते हैं उसको। तो हम एक पॉइंट उस पर लिखवा रहे हैं आपको, एज इट इज उसको पढ़ना इसलिए है क्योंकि वो एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी की लाइन देखिए, मैं लिखवा भले रहा हूँ उसी लैंग्वेज में, लेकिन आपको समझा पूरा रहा हूँ। आपको समझ में न आए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, और दोबारा अगर लेक्चर देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझें, क्योंकि सबसे सिंपल लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं उसको। तो इस पॉइंट को आप जरूर लिखें। लिखें, चार्जेस फ्रॉम मेटल लीक थ्रू अवर बॉडी, जो कि अभी हम समझे, चार्जेस फ्रॉम मेटल, चार्जेस फ्रॉम मेटल्स लीक थ्रू our body while non-metal get electrified, while non-metal get electrified, non-metal get electrified। इसमें क्या होता है कि मेटल जो है उस पे चार्ज अगर है, उसको हम उसको टच करते हैं तो क्या करेगा कि वो चार्ज क्या करके फ्लो करके लीक कर जाएगा। मैंने अभी कहा किसी पॉइंट से या किसी सरफेस से अगर चार्ज हमारे थ्रू, चाहे किसी भी मीडियम के थ्रू अगर चार्ज, वो मेटल सरफेस या कुछ भी डिस्चार्ज होता है तो उसे लीक बोलते हैं। चार्ज अगर फ्लो हो गया उसे लीकेज ऑफ चार्ज बोल देंगे। तो चार्जेस फ्रॉम मेटल लीक्स थ्रू अवर बॉडी व्हाइल नॉन मेटल गेट इलेक्ट्रिफाइड। If a metal rod with wooden plastic handle is rubbed without touching, it means metal part is show sign of charge। अब क्या है, if a metal part of wooden handle rubbed, सॉरी ये थोड़ा सा हैंडल rubbed, it show sign of charge। ध्यान समझिए क्या लिखा है, चार्जेस फ्रॉम मेटल लीक्स थ्रू अवर बॉडी व्हाइल नॉन मेटल गेट इलेक्ट्रिफाइड इफ अ मेटल पार्ट ऑफ वुडन हैंडल रब्ड शो साइन ऑफ चार्जिंग। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था, जब हमने वो प्लास्टिक की जो कॉम थी उसको रब किया था अपने बालों पे, या जो फर था, मेटल ग्लास रॉड थी उसको रब किया था फर पे, तो वो क्या हो रहा था वहां पे, चार्जिंग हो रही थी। किसके वजह से, रबिंग करने की वजह से। तो लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे अगर मेटल ले लेते हैं आप, मेटल रॉड को डायरेक्ट रब करते हैं, अगर आप मेटल रॉड को डायरेक्ट रब करके उसको टच करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी से वो चार्ज लीक कर जाएगा।
लेकिन अगर वही मेटल रॉड में प्लास्टिक का या वुडन हैंडल लगा है उसको रब करते हैं तो आप, चूंकि वो इंसुलेटर हो गया तो इंसुलेटर में लीकेज ऑफ चार्जेस होता नहीं। ठीक है, ये आप इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को पॉज करके लिखें। अब उसके बाद मैं तीसरा पॉइंट लिखवाता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट्स में, ये नोट में तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या है कि अभी हमारी जो हेडिंग थी वो कंडक्टर और इंसुलेटर की थी, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के अलावा भी एक चीज होती है, उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। थर्ड कैटेगरी एक होती है, थर्ड कैटेगरी which offer semi रेजिस्टेंस। सेमी एक टेक्निकल वर्ड है, ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि मेटल्स जो हैं या जो कंडक्टर्स हैं वो काफी लो रेजिस्टेंस वो करते हैं और इंसुलेटर सबसे बहुत ज्यादा करते हैं। उन दोनों के बीच में सेमी रेजिस्टेंस कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ये काफी मजेदार चीज है सेमीकंडक्टर का जो टॉपिक है, ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में आता है। मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट पार्ट में आता है सेमीकंडक्टर। अभी तो काफी कुछ इसमें से चीजें कट गई हैं, लेकिन हम लोग पूरा जो सिलेबस में है आप पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिएगा, थर्ड कैटेगरी विच ऑफर सेमी रेजिस्टेंस कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसके बाद हमें आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये तो क्या है कि कंडक्टर इंसुलेटर में जो चार्जेज हैं वो देख लिया हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ये भी हमने पढ़ा था। अब चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी इन द सेंस कि जो मेटल्स नॉन मेटल हैं, मेटल और नॉन मेटल के अंदर जो चार्ज है वो कैसे बिहेव करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या है, या हम इन चार्ज पार्ट, ये जो चार्ज हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनसे कैसे डील करेंगे, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी, जो कि कौन कौन से लॉज ये फॉलो करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। सबसे पहला जो आता है, ये हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर क्या होता है? एडिटिव नेचर ये ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कठिन है। एडिटिव नेचर आप देख ही सकते हैं। ओहो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। एडिटिव नेचर में क्या है कि नाम से ही पता चल रहा है, एडिशन, ऐड करना है, चार्ज को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कहने का ये मतलब है ना, ये थ्योरी ये कहती है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहती है कि जो चार्जेज हैं, चार्ज जो है वो सिंपली ऐड होते हैं। जैसे आपको कह दिया गया कि ये चार्ज है, ओहो सॉरी ये मार्कर चल नहीं रहा, जैसे ये चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा मान लीजिए +5 कूलम। अब ये कूलम वगैरह क्या है मैं बताता हूँ आगे चल के, आप ये यूनिट है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। +5 कूलम हो गया, ये -2 कूलम हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है +7 कूलम हो गया। ये क्या है, ये चार्जेज हैं तीनों, ये तीनों चार्ज हो गए। ठीक है, अब पूछा जाएगा आपसे कि नेट चार्ज कितना है। ये एक चार्ज है +5 कूलम, ये -2 कूलम दूसरा है, माइनस और +7 तीसरा चार्ज है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, एडिटिव मतलब सीधे आप ऐड कर देना है, आपको अर्थमेटिक एडिशन जो है वो नॉर्मली उसी को फॉलो करना है। वो क्या हो जाएगा, +5 प्लस -2 +7, ये प्लस चार्जेज ऐड करिए। 5 + 7 क्या हो जाएगा, 12 -2 ये 10। तो एडिटिव नेचर, जब भी आपसे नेट चार्ज पूछेगा, किसी भी पॉइंट चार्जेस दे दिया गया है या जो भी चार्जेस आपको दिए जाएंगे, आपको देखना है कि उनका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो जुड़ जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया एडिटिव नेचर, हमने पहला इसके बारे में पढ़ लिया, फर्स्ट नेचर। और सेकंड में आते हैं, सेकंड नेचर इसका क्या है, चार्ज इज कंजर्व। ये भी कुछ ऐसा बहुत नहीं है, बहुत तो मतलब कठिन नहीं है, बट एक चीज में जो है काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज कंजर्व। जो लाइन है, ये जितनी आसान लाइन दिख रही है चार्ज इज कंजर्व, उतनी आसान है नहीं। इसमें दो चीजें हैं,
मैं लिखता हूं इसको, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व्ड में क्या आ जाएगा, देखिए इसमें स्टेटमेंट है, नो न्यू चार्ज कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का है, नो न्यू चार्जेस कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी नया चार्ज न क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो फिर कहेंगे आप कि सर फिर ये चार्जेस आते कहाँ से हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। ये चार्जिंग हमें जब हम पढ़े थे, चार्ज वाला जो चैप्टर पढ़ा था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उसमें क्या है कि जब आप रब करते थे, जो ग्लास रॉड था या प्लास्टिक रॉड था, फर से जब रब करते थे तो क्या होता था उसमें, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता था इसका मतलब था कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता था। तो चार्जिंग जो है ना, ये चार्ज जब चार्ज क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं ना तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो फिर चार्जिंग होती कैसे है, हम एक जगह से इलेक्ट्रॉन को उठा के दूसरे जगह पे रखते हैं, फ्लो कराते हैं। तो जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन गया, ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन गया उसे इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जहां से जा रहा है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो वही लाइन है, नो न्यू चार्जेस कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, उसी तरीके से अब एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी की और है, इसी यही यही चीज है, इसमें ऐसा कुछ मतलब अलग नहीं है, बस थोड़ा सा इसको कहने का तरीका बदल गया है कि द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि उस सिस्टम पे किसी तरह का और इंटरफेरेंस नहीं है, भाई किसी और तरीके का इंटरफेरेंस उस जगह पे नहीं है। चार्ज ने अपने स्पेस पे रखा है, स्पेस में कोई और फोर्सेस वगैरह नहीं लग रही हैं। चाहे कहने का मतलब ये है कि वो एक तरीके से नॉर्मली प्लेस किया गया है बिना किसी दूसरे इंटरेक्शन के। तो उसमें क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। अब चूंकि अब क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले ही आपने सिस्टम पे क्या है कि एक यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, एक स्फीयर है उस पर 5 कूलम का चार्ज रख दिया। अब क्या कर रहे हैं आप, इसमें से 2 कूलम चार्ज निकाल रहे हैं। अब 2 कूलम चार्ज जब निकालते हैं आप, तो 2 कूलम चार्ज निकालने पे यहाँ पे अब अभी हमने पढ़ा है कि चार्ज जब निकालते थे, सॉरी हाँ, चार्ज निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे, और जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये जो है पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज का गेन करेगा। तो अब अभी भी इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 5 कूलम ही चार्जेस होंगे। इसको आप ना अलग से इसमें कुछ चार्ज बढ़ा सकते हैं ना, मतलब आइसोलेटेड अगर है, इस पे किसी तरह का बाहरी कार्य नहीं किया गया है, ये स्पेस में है, तो ना आप इसमें चार्जेस बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। अगर उसमें से हटाते हैं चार्जेस तो भी वो कंजर्व ही रहेगा, दोनों को निकाल के आप जोड़ेंगे तो ही कंजर्व ही रहेगा दोनों चार्जेस, कहने का ये मतलब है। तो आप इस टॉपिक को क्या है, इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, और उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक।